हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम अपने फिजिक्स के लिए जो मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है उन वाले कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, उन वाले चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ पे जो मैथमेटिक्स जितना पार्ट हमें फिजिक्स के लिए चाहिए वो उसको देख रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के फिजिक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए, जहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है वहाँ लपेटने के लिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स ओनली फॉर फिजिक्स। फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए उसकी क्या ज़रूरत है वो। और आज है हमारा पार्ट 2, और पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे लॉग। ये लॉग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है ना। पर बेसिक समझना आप लोग, है ना। पूरा एकदम मैथमेटिक्स के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को देखो इंटीग्रेशन या उसकी वैल्यू पुट करके आ जाएगा। इनफैक्ट लॉग तो आपका जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर करेंगे आप उसमें भी आएगा, ठीक है। आप आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, है ना, वो इक्विलिब्रियम करेंगे तो उसमें आएगा। इनफैक्ट रेडिएशन जो होता है ना, उसमें रेडिएशन वाला करेंगे तो उसमें भी आएगा लॉग ऑफ A0/AT। तो आप लोगों को वो तो आने वाला है, तो वो तो करना ही है। अब ये जरा लॉगरिथमिक हम समझ लेते हैं कि है क्या। पहले तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, है ना। लॉगरिथम, है ना। लॉग की कहानी क्या है, देखिए। अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, हम लोग अभी तक सारे दोस्तों नंबर को लिखते आए हैं आपका किसी के पावर की फॉर्म में। जैसे मैं आपको करना चाहूँ कि तो नंबर जो लिखा होता है, मैं लिखना चाहूँ कि a की पावर b है तो मेरा c आता है। a की पावर b है तो मेरा c आता है। इसी को लॉग में लिखने की जो बात होती है वो कहा जाता है आपका लॉग, है ना। a किसकी पावर है, a की पावर। तो a की पावर क्या हो कि c आए, a की पावर क्या हो कि c आए तो लिखा जाता है b, है ना। इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको ऐसे लिख रहे हैं ना, a की पावर b हो तो c आया, मतलब ये समझ लो a की पावर b हो तो c आता है, a की पावर b हो तो c आता है। ये जो नीचे लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं बेस, मतलब किसकी पावर, है ना। जैसे आपको इसी में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप लोग और बेहतरीन तरीके से समझ जाओ। इसमें कंडीशंस होती हैं कुछ, किसी हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, ए जो हमारा 1 नहीं हो सकता, और 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपको उसकी में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि पावर, हम a की पावर b c, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ कि 10 की पावर 2 मेरा 100 होता है ना। तो इसी को लॉग में क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लॉग में लिख सकता हूं कि सर 10 की पावर क्या रखूं, 2 रखने पे मेरा 100 आता है। ये ठीक है, 10 की पावर 2 रखने पे मेरा 100 आता है। यही कहानी है आपको लॉग से यहां करके देखने की। लॉग की जरूरत पड़ती है दोस्तों, हम किसी बड़े नंबरों को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के एक्चुअली क्या है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी आता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होगा और फिर 1/x का इंटीग्रेशन आपका log x आएगा। तो उसको जो सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अभी बताऊंगा, लेकिन प्रॉपर्टी से पहले आप एक चीज़ और समझिए, वो ये है कि मेरा log मान लो बेस 10 है ना, 10 है, और यहाँ पे आपको 10 दे दिया, मतलब 10 की पावर क्या हो कि 10 आ जाए, 10 की पावर क्या हो कि 10 आ जाए, तो क्या कहोगे 1। इसका मतलब कभी भी जब दोनों सेम हो तो आंसर आता है 1। ऐसे ही आपको मैं लिख दूं कि log मान लो बेस 10 है और ये 1 है ना, तो आप क्या बोलोगे, 10 की पावर क्या हो कि 1 आए, 10 की पावर क्या हो कि 1 आए, तो 10 की पावर मेरा 0 हो तो 1 आए। तो कोई भी दोस्तों यहाँ 1 आए और यहाँ कुछ हो तो आंसर आएगा 0। ये दो चीज़ समझ लो, 10 की पावर 0 हो तो मेरा 1 आ जाता है ना, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 आ जाता है। ये हो गया। अब ये जो दोस्तों मैंने बेस लिया ना, ये जो बेस लिया, ठीक है, अगर आप बेस 10 लेते हैं तो इसे नॉर्मल लॉग कहते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप अभी हमने लास्ट क्लास में जो पार्ट 1 था, मैंने आप लोगों को एक ई लिख के सुनाया था, ई, है ना, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो हम क्या, अगर लॉग के बेस में कभी ई लिखते हैं तो इसको कहा जाता है नेचुरल लॉग,
नेचुरल लॉग, और इसको दिखाते हैं दोस्तों ln से, LOG लॉग की जगह ln लिखते हैं। ln का मतलब ही समझ में आता है कि भाई बेस तुमने ई लिया होगा, बेस तुमने ई लिया है, 10 नहीं लिया हुआ है ना। अच्छा जरूरी है क्या 10 ले? नहीं, आप बेस कुछ भी ले सकते हो, आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को जो बेसिक आपके दो स्टैंडर्ड बने हुए हैं, एक है आपका 10 और एक जब आप ई लिखते हो तो उसको ln बोलते हैं, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब कुछ नहीं है, सब चीज़ें एक जैसी हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको लिखूँ कि ln ऑफ 2, तो आपको क्या समझना है? इसको समझना है कि सर ये कुछ नहीं है, ये लॉग बेस ई और 2 है ना। मतलब e की पावर क्या हो कि 2 आए, तो वो आपको यहाँ पे जो डाटा है इसका, वो डाटा आपको गिवन होगा, वो अपने आप जो आपका जेई या नीट के एग्जाम में वो डाटा गिवन होगा, या फिर एनसीईआरटी आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको डाटा गिवन होगा कि इसका मतलब क्या होता है। आपको बस वैल्यू पुट करनी होती है, फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है। पर लॉग यहीं खत्म नहीं होता, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है ना, कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए। तो मैं वो आपको प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ सबका सब, उसका मतलब भी एक दो एग्जाम्पल हम करके देखेंगे कौन होगा। फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूले मैं आपको करवा दूंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी करवा दूंगा, और कोशिश करूंगा कि अगर हमारे पास हाफ एन आवर, देखो मैं कोशिश करता हूँ हाफ एन आवर तक की क्लास है, अगर हाफ एन आवर में चीज़ें हो जाती हैं तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता दूंगा। आप ट्रिग्नोमेट्री आप लोग कहोगे कि सर वो तो आती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे एंगल, डबल एंगल की कहानी होती है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन कॉस एक्स प्लस वाई, तो वो भी सीख लोगे फॉर्मूले तो बेहतर होगा, क्योंकि उसे सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए ही सारे के सारे फॉर्मूले। चलिए देखते हैं। अब समझते हैं हम इस बात को। क्या समझना इस बात को ये है कि जैसे मेरा log a इंटू बी दे रखा हो, है ना, log a इंटू बी। देखो मैं बेस लिख नहीं रहा हूं, बेस समझ जाना 10 है, ठीक है, बेस लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बेस लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाना 10 है। कहीं पे भी हो अगर नहीं लिखा हुआ बेस तो समझ जाना 10 है, और ln लिखा हो तो समझ जाना बेस e है। क्या है? e, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो, और ये है मेरा log ऑफ a प्लस log ऑफ b। एक फंडा ये होता है दोस्तों कि log a इंटू बी होता है मेरा log a प्लस बी। आप इसको करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी नंबर लो जो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हो। मतलब अगर मैं ये कहूं, यहीं पे दिखा दूं आपको कि log ऑफ मेरा 6 दिया जाए तो मैं लिख सकता हूं सर ये कुछ नहीं होता, log ऑफ 2 और log ऑफ 3 होता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको log ऑफ a अपॉन b दे, है ना, a अपॉन b मतलब a b से डिवाइड हो रहा है, b बेस नहीं है, यहाँ पे बेस तो 10 है, तो इसका मतलब होता है सर log a माइनस log b, ठीक है। ऐसा बिल्कुल जैसे अगर मुझे लिखा हो कि log ऑफ 2/3 है तो क्या कहूँगा इसको, तो ये है मेरा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3, ये कहानी होगी। तो ये आपका मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, उधर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो ऐसी प्रॉपर्टी लिखने की कहानी। अब दोस्तों यही मेरा एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a की पावर n और बेस b ले रहा हूँ, बेस ले रहा हूँ, बेस की पावर m, ये बेस है दोस्तों, इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये मेरा बन जाता है n अपॉन में m इंटू में log ऑफ a बेस b। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि log ऑफ 8 और यहाँ बेस है मेरा 9 निकालो, तो तुम लोग कह सकते हो सर ये कुछ नहीं है, ये 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो आप क्या करो इसका 3 इसका 2 निकालो, तो ये बन जाएगा मेरा 3/2 log ऑफ 2 और बेस है 3, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब एक बेस चेंज, बेस चेंज मतलब अगर आप लिख रहे हो log a और बेस है b, a बेस है b, तो इसी को लिख सकता हूं मैं log a, एक नया बेस दे दूंगा c, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा log ऑफ इस b को, अब नया बेस है c, ठीक है, ये भी है। अब इसी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई मतलब इधर भी लेके जाओ, 2 फॉर्मूले समझ लो इससे, यहीं से कि मेरा
लॉग ऑफ a और बेस b मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बेस b मल्टीप्लाइड बाय c, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं दोस्तों और आ जाता है मेरा log a बेस c। ठीक है, जैसे अगर मैं यहीं पे लिखना चाहूँ कि log ऑफ मेरा 4/3 है ना, और मैं बेस कुछ भी ले सकता हूँ। बेस मान लो मुझे बेस यहाँ 3 है ना, मुझे बेस 5 लेके आना है, 5 लेके आना है, तो मैं दोनों को अगर 5 लेके आऊँगा तो मैं कहूँगा सर इसका log 4 करो बेस 5 करो, इसको डिवाइड कर दो, log ऑफ 3 करो और बेस 5 कर दो। बस ये कहानी यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 तो लिख लिए होंगे आपने, एक और नीचे लिखवा सकता हूँ मुझे लगता है, बिल्कुल उसके बाद चेंज करूँगा। ये हो गया। एक बात और समझिए कि log ऑफ a बेस b ये उल्टा होता है आपका log ऑफ बेस b और ये a। मतलब अगर आप इसको बदल रहे हो तो 1 अपॉन कर देना, अगर आप इसको बदल रहे हो तो 1 अपॉन कर देना। ये आता कहाँ से? ये आता आपका यहीं से, है ना। इसको बदल रहे हो तो ये कर देना। मैं समझाऊंगा आता कहाँ से, पहले अभी आता के कहाँ की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में जब पढ़ाऊंगा ना तो पूरा समझाऊंगा अच्छे से, पर ये समझो आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स करोगे तो कैसे, इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब एक और आपका रह गया, मैं मिटवा के लिखवा देता हूँ। और अगर आपको वो बोल दे कि ये है मेरा log 8 बेस 3, पहले तो फॉर्मूला बताना था ना, चलो फॉर्मूला बताना था तब क्वेश्चन करवाना था, पहले फॉर्मूला सीख लो। log a की पावर m है ना, बस log बेस समझो 10 है। ठीक है, इसका मतलब होता है सर m log a। ठीक है, हालांकि ये एक बीच वाला जो सेकंड फॉर्मूला करवाया था, सेकंड नहीं थर्ड फॉर्मूला जो करवाया था उसी से कर सकते हो और कुछ नहीं है। दैट मीन्स अगर मुझे लिखा हो कि log 2 की पावर 8, तो मैं कह सकता हूं सर ये कुछ नहीं होता, 8 टाइम्स log ऑफ 2 होता है ना। यहाँ बेस नहीं लिखा तो समझ जाना कोई बेस है, सबका सेम है, बेस में से 10। चलिए, एक होता है दोस्तों कि अगर a की पावर log ऑफ b बाय a, ये पावर में log है, पावर में ही log है, तो ये मेरा बन जाता है, इस a से a कट जाता है दोस्तों और ये आ जाता है मेरा b। ठीक है, ये आ जाता है मेरा b। कहने का मतलब अगर मैं लिखूं 5 log और 5 और ये 7, तो दोस्तों 5 से 5 कट जाएगा, ये आपका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे आपके लॉग के जो कि आपके यूज होंगे, तो आपको इन सबको देख लेना है, इन फॉर्मूलों को एक साथ लिख लेना है और इन्हीं का यूज आपका बार बार होगा, तो बार बार आपको ये फॉर्मूले देखते रहना है। ठीक है, बार बार आपको ये फॉर्मूले देखते रहना है। अब मैं आपको ले चलता हूं, लॉग हो गया, थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनकी कहानी में। ठीक है, सीरीज, एक बात से कहूं तो मैं सीरीज समझा रहा हूं आपको कि सीरीज को सॉल्व करते वक्त कैसे सॉल्व करते हैं, सीरीज को सॉल्व करते वक्त कैसे। हालांकि आपने अपने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं एपी। एपी का क्या मतलब? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कोई श्रृंखला, कोई सीरीज अगर इस तरह से चल रही है कि उसके बीच का डिफरेंस हमारा सेम है तो वो एपी होगी। जैसे कि अगर मान लो, देखो मैं सीरीज दिखाता हूं कि 2, 5, 8, 11, 14, 17, कुछ दिख रहा है इसमें? देखो ये कितना बड़ा हुआ, 3 का से, ये कितना 3 से, फिर 3 से और बड़ा, फिर 3 से और बड़ा, मतलब सर इनके बीच का अंतर है 3, वही अंतर है 3, वही अंतर है 3, वही अंतर है 3 और वही अंतर है 3। तो सबके बीच का आपका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो है सबका 3। हो गया क्लियर? बिल्कुल हो गया।
तो अब इसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं जो पहला टर्म होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको मैं मान लूं ए, है ना, फर्स्ट टर्म को मान लूं मैं फर्स्ट टर्म, पहली चीज है मेरी ए, और आपका कॉमन डिफरेंस जो सबके बीच में अंतर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस उसको मान लूं डी। तो मेरा एपी कैसे बनता है दोस्तों, मेरा एपी बनता है पहला टर्म होगा ए, अगला मेरा ए प्लस डी, उसका अगला मेरा ए प्लस 2d, उसका अगला मेरा ए प्लस 3d। क्यों, डी डी बढ़ता चला जाएगा ना, इसमें जो भी अंतर है ये बड़ा इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें डी जुड़ा, फिर डी जुड़ा, फिर डी जुड़ा, और फिर ए, फिर डी जुड़ा, ऐसे ही करके आपका चलता चला जाएगा। लेकिन कोई हमसे बोले कि इस श्रृंखला का पहला टर्म ये मेरा फर्स्ट टर्म था, ये मेरा सेकेंड टर्म था, ये मेरा थर्ड टर्म था, ये मेरा फोर्थ टर्म था, ये मेरा फिफ्थ टर्म था, ठीक है, ये मेरा फिफ्थ टर्म था। तो दोस्तों सेकेंड टर्म में तुम देखो डी कितना लगा है, 1, थर्ड टर्म में डी कितना लगा है, 2, फोर्थ टर्म में डी कितना लगा है, 3। मतलब जो भी टर्म है, जो भी टर्म है सर उसमें से एक कम डी लग रहा है बस। 5वां टर्म होगा तो 4 डी लगेंगे, 10वां टर्म होगा तो 9 डी लगेंगे, 15वां टर्म होगा तो 14 डी लगेंगे। ऐसी कहानी है। तो अगर मैं बोलूं कि आप मुझे nth टर्म बताओ, है ना, nth टर्म मतलब nवां टर्म, तो जहां पे आपका nवां टर्म का हो ऐसे लिख देता हूं मैं tn टर्म, है ना, टर्म nth टर्म, n नंबर होता कोई, यहां पे देखो 5 है तो 5 में से एक कम, तो n है तो n में से एक कम, मतलब n में से एक कम मतलब सर n-1d। तो मेरा tn होगा पहला जुड़ा प्लस n-1 इंटू में d। एक तो ऐसे मेरा टर्म निकलता है। लेकिन आपको कोई एपी के सीरीज का सम बोल दे तो, एपी के सीरीज का सम मतलब सबको जोड़ दो, है ना। अगर बोले सम का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं ये लिख रहा हूं सम ऑफ n टर्म्स, जो भी n टर्म्स है वो होते हैं आपके n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। और इसी को लिख सकते हैं मैं n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म आखिरी टर्म, और आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। ये अब ये जैसे मैं आपसे बोलना चाहूं कि इसी एपी को ले लेता हूं, है ना, ये भी तो एक मेरा एपी है, इसमें मैं आपको दोनों चीजें निकाल के दिखाता हूं। जैसे आपने ये नोट कर लिया होगा, आपने यहां पे नोट कर रखा होगा, तो यहीं पे मैं आपको दोनों चीजें निकाल के दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे यही बोलूं कि तुम मुझे ना 26वां टर्म बताओ, 26th टर्म क्या होगा, तो क्या कहोगे सर 26 टर्म मतलब सर 26वां टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 26, 26। तो आप पूछ रहे हो t26 कितना होगा, और t26 का मतलब है कि मेरा a पहला टर्म, पहला क्या है सर, a तो मेरा 2 है, a तो मेरा 2 है, प्लस n मेरा क्योंकि 26वां जा रहा हूं तो n मेरा 26वां, तो 26 माइनस 1, और d मतलब दोनों का अंतर, देखो 2 से 5 क्या कितने का अंतर आया, 3 का, 5 से 8 गया कितने का अंतर आया, 3 का। तो किसी कर लो, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा लोगे तो अंतर मिल जाएगा, 5 - 2 = 3। ये तो ये 2 प्लस 25 इंटू में 3, दैट इज 2 प्लस 75 एंड दैट इज नॉट इक्वल 77। तो आपका आ गया कि सर हमारा 26वां टर्म की वैल्यू आएगी 70, मतलब 26वां नंबर पे जो भी आएगा ना उसकी वैल्यू होगी आपकी 77। तो ये तो कहानी हो गई। साथ में अगर मैं आपसे ये पूछ लेता तो मैं ये पूछ लेता कि फाइंड सम अप टू 26 टर्म्स, है ना, 26 टर्म तक के सबका जोड़ बताओ। तो सम में क्या फॉर्म लगाऊंगा, ये है ना, ये तो ये क्या फॉर्मूला है मेरा सर n/2, n क्या है मेरा 26/2 ब्रैकेट में 2a क्या था मेरा, a है मेरा 2 प्लस n-1 मतलब 26 - 1, और d अभी निकला 3, तो ये क्या हुआ मेरा, ये हो गया 13
मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 25 इंटू में 3, इसका मतलब 13 मल्टीप्लाइड बाय 75 प्लस 4 आपका 79 है ना। तो 79 से आपको मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्टली कर लेते हैं। 39 जो आपका दोस्तों 117 आता है, 117 का 7 कैरी ऑन 11, 13 7 जा 91 और 11, तो ये हो गया आपका 102। तो 1027 इन सब का सम आएगा सर, 1027 इन सब का ही सम आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो कैसा होता। ठीक है, अब ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ये तो आपने 10th में पढ़ रखा था। एक चीज जो आपने 10th में नहीं पढ़ी होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, और वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। वो होता है मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके में कभी आएगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, है ना। एक होता है मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो दोस्तों, जैसे वहां पे एक चीज ऐड हो रही थी ना, जुड़ रही थी, वैसे यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई होती चली जाती है। जैसे देखना, है ना, जैसे मैंने लिखा पहला टर्म है मेरा 2, दूसरा टर्म है मेरा 6, तीसरा टर्म है मेरा 18, फिर मेरा टर्म है 54, फिर मेरा टर्म है 162। देख पा रहे हो कुछ? देख पा रहे हो? देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जाने के लिए 3 से गुना हुआ, फिर यहाँ से आने के लिए 3 से गुना हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 से गुना हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 से गुना हुआ। इसका मतलब किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप लगातार 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 कह रहा हूँ, किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो जैसे मैंने आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये बताया, वैसे ही आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज बताई थी, वैसे ही आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में याद रखना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म होगा और उसको मैं लेता हूँ a, लेकिन यहाँ पे आपका एक कॉमन डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो। और वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका r, है ना। अब ये तो पता लग गया, तो मेरा AP बन कैसे रहा है, सॉरी GP बन कैसे रहा है, पहला है A, फिर सर R मल्टीप्लाई हो जाता है, दूसरा हो गया R, फिर R इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया AR², फिर R इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा AR3, फिर R इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा AR4। ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही आपका चलता रहता है ना। तो फिर यहाँ पे वही बात पकड़ो, सर ये मेरा पहला टर्म, ये मेरा दूसरा टर्म, ये मेरा तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म, है ना, पांचवें संख्या। तुम देखो, अगर मेरा तीसरा टर्म है तो R कितना है, तो चौथा टर्म है तो R कितना है, 3, पांचवा टर्म है तो R कितना है, 4, दूसरा टर्म है तो R कितना है, 1। इसका मतलब सर बिल्कुल एपी में जितना 1 D कम लग रहा था, यहाँ पे क्या 1 R कम लगेगा? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। जैसे उसमें 1 D कम लग रहा था, वैसे यहाँ पे 1 R, जैसे वहां पे 1 D कम लग रहा था, वैसे यहाँ पे 1 R कम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब सर आप जो बता रहे थे कि Tn की वैल्यू वो वही आपकी, अगर nth टर्म बोले, Gp का nth टर्म बोले, तो Gp का nth टर्म होगा मेरा आपका A और R में से n कम कर दीजिए, और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो बीच में प्लस नहीं जोड़ेंगे, है ना, मल्टीप्लाई जोड़ेंगे, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ भी हो गई, है ना, इस तरीके से ये चीज़ होगी। लेकिन बात आती है दोस्तों यहाँ पे सम की, है ना। यहाँ सम के आपको 3 चीज़ें समझो, ठीक है। इसका सम आपको समझना है तो 3 चीज़ें रखना। एक क्या हो, देखो R की वैल्यू क्या हो सकती है, वहाँ पे D क्या आता है क्या नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे D क्या आता है उससे फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है, अगर मेरा, सॉरी D क्या आता है, R क्या आता है, रेशियो की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेरा क्या है, R क्या आता है, इससे फर्क पड़ता है। और R की कहानी आप लोग समझिए। R की कहानी ये है कि अगर इफ
मेरा r ग्रेटर देन 1 आया, कभी 1 से बड़ा हो, तो मेरा जो आपने Sn निकाला था, मतलब सबका जोड़, वो होता है दोस्तों आपका a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, है ना। अगर r 1 से बड़ा है तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपका r 1 के बराबर है तो आपका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है Sn इंटू n इजक्वल टू Na। जितनी बार a 1 है, मतलब दोस्तों 1 1 1 मतलब सब a ही तो है, तो जितने हैं उतने की उतनी कहानी है आपका, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अब एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये आपका 1 से बड़ा हो गया, 1 के बराबर हो गया। अगर r मेरा -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, -1 से बड़ा हो, जैसे आपका 0.9 हो, है ना 0.9 हो, -0.9 हो, तो ऐसा हो। अगर मेरा ये हो, मोटा मोटा कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ r, मेरा मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1, ठीक है। मतलब यूँ कह सकते हो आप कि r 0 से 1 के बीच में की कहानी है आप लोगों की, ठीक है, 0 से 1 के बीच की कहानी है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब चलता जाएगा, चलता क्यों जाएगा, देखो r अगर 1 से छोटा हो गया तो वो जो भी अगला नंबर आएगा ना छोटा होता चला जाता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पहले रुक जाओ, इसका फॉर्मूला लिख दूँ, a अपॉन में 1 माइनस r होता है। इसका एग्जांपल समझो, देखो जैसे मैंने पहला नंबर 1000 लिया और मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो एक से छोटा है, तो मैं इसे कहता हूँ कि ये बन गया मेरा 100। फिर 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, फिर 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, फिर 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.1, फिर 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.01, फिर 0.001। तो क्या अगर r की वैल्यू कम हो तो एकदम जुड़ते बहुत छोटा होता चला जा रहा है, बहुत ही छोटा होता चला जा रहा है। और जब वो बहुत ही छोटा हो जाएगा तो एक समय आएगा जब इतनी उसकी तुच्छ सी सीमा होगी कि वो खत्म ही हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब सर इन्फिनिटी तक लेके चलो, एग्जिस्ट तो करती नहीं है, लेके तो चलो, आप वहां लेके जाओगे वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो वैसे ही इन्फाइनाइट में बचेगा क्या, एकदम कुछ नहीं बचेगा। वो इन्फाइनाइट मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है ना, और वो कुछ बचा नहीं रहा, तो बचने तो जोड़ना क्या है। तो आपका हमेशा यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे मैं इसी एपी का, अगर इन्फाइनाइट टर्म्स का इसी एपी का करूँ तो ये होगा मेरा इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए था मेरा 1000 अपॉन में 1 माइनस r क्या था दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 0.1 से, तो 0.1, तो ये हो गया मेरा 1000 अपॉन में 0.9, पॉइंट को ऊपर लेके जाओ, मतलब 10,000 बाय 9 इज द आंसर। 10,000 बाय 9 डिवाइड बाय 9 इज द आंसर, है ना। तो ये हमारा पूरी कहानी है आपके ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। मुझे लगता है वक्त वही है, 28 मिनट हो गया ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। चलो हो गया तो हो गया, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन और बता देता हूँ आपको इसी के साथ साथ, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि 5 क्लासेस हो जाएंगी, कोई नहीं, है ना। मैं आपको जो है ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो तो जब करवाऊंगा तो चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे किसी को करवाना है तो भाई करवाना है, इसी हफ्ते में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ये पक्का है, ठीक है। आज ट्यूसडे हो गए, कल वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना। कल दशहरा घूमने जा रहे हो, मैं फिर भी क्लास डालूंगा कल, ठीक है। तो जरूर देख लेना। सीरीज में एक होता है दोस्तों हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक लिख ही देते हैं तो क्यों कंजूसी कर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब अगर दोस्तों एपी कभी डिनोमिनेटर में चल रही हो तो उसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे मतलब 1, इसमें सम का फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। जैसे आपको लिखूं 1 अपॉन में 2, फिर 1 अपॉन में 5, फिर 1 अपॉन में 8, फिर 1 अपॉन में 11, 1 अपॉन में 14, 1 अपॉन में 17, देख रहे हो सब वही एपी है लेकिन उल्टा है। इसे को कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो डिनोमिनेटर में एपी चलने लगे तो क्या करना, इसका कोई टर्म निकालने के लिए ना उल्टा कर देना। देखो क्या होगा, ये मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में ए, 1 अपॉन में ए प्लस डी, 1 अपॉन में ए प्लस 2d। तो इसमें कुछ नहीं करना, नीचे वाले को एपी देख के जो भी एपी का फॉर्मूला वो लगा देना। यहाँ सम की जरूरत नहीं है, सम मत कर देना कभी एपी का कि सम लगा दो इसमें और 1 अपॉन में कर दो, ये कहीं मत करना, सम का चक्कर नहीं है। यहाँ बस आपका
nth टर्म का चक्कर है, nth टर्म का चक्कर है, और nth टर्म होगा आपका 1 अपॉन में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। क्यों? क्योंकि सर AP है और AP नीचे है तो नीचे वाला AP का ही फॉर्मूला लगेगा। बस ये कहानी, इसमें बताने की जरूरत आपको ज़्यादा नहीं है, सेम चीज़ है, आप कर सकते हैं समझ के अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं कंप्लीट होती है। मैं फिजिक्स जो मैथमेटिक्स की जो भी जरूरत है उसकी और 3 क्लासेस लगेंगी मुझे लगता है ना। एक तो देखो यार, आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बताऊंगा, और एक क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा मैं डिफरेंशिएशन, और उसकी लास्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा इंटीग्रेशन, है ना। और दोनों का इस्तेमाल भी देखेंगे फिजिक्स में कहाँ होता है। मैं साथ में आपको बता भी दूंगा कि कहाँ कहाँ पे यूज होगा इसका, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हालांकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही, फिजिक्स कॉन्सेप्ट जैसे मास, जैसे अगर आपको बोला जाए कि भाई मेरा वर्क डन क्या है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F/dx पता होना चाहिए आपको, तभी वो कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। चलो ज़्यादा हो रहा है, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी कल, है ना। तब तक लेके आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।